Hello students, I am Dr. Neelam Pandey from Indraprastha Law College. In this video, we will discuss about the moderates and extremist phase of Indian National Congress. We have divided the Indian National Congress into following phases: 1885 to 1905, 1905 to 1919, 1919 to 1929, 1929 to 1939, and 1939 to 1947. Students, 1885 to 1905 was the phase of moderate, and 1905 to 1919 was the phase of extremist, and next three phases are known as Gandhian era. Students, कांग्रेस के इतिहास में 1885 से लेकर 1905 का जो पीरियड है वो मॉडरेट फेज यानी उदारवादी फेज के नाम से जाना जाता है, और 1905 टू 1919 का जो फेज है वो एक्सट्रीमिस्ट फेज यानी उग्रवादी फेज के नाम से जाना जाता है। और ये जो नेक्स्ट आप तीन देख रहे हैं ये आगे गांधीयन युग के रूप में ये जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, मॉडरेट फेज में सबसे पहले हम देखेंगे मेन मॉडरेट लीडर के बारे में। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी was called the grand old man of India. The theory of per capita income was introduced by him. He also introduced drain theory. Students, दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। जैसे गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे ही दादा भाई नौरोजी को पितामह कहते हैं भारत का। उसके अलावा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को भी इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, और ड्रेन थ्योरी के थ्रू दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों को यह बताया कि अंग्रेज किस तरीके से हमारे धन को यानी भारतीय धन को इंग्लैंड में ये भेज रहे हैं। दूसरे हमारे मेन जो मॉडरेट लीडर हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज सेट अप बाय Gopal Krishna Gokhale in 1905. He was also the political mentor of Mahatma Gandhi. गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इंडियन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, और इनको गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी was called the father of Indian nationalism. Badruddin Tayyab was the first Muslim president of India in Indian National Congress. Firoz Shah Mehta, Ras Bihari Bose, etc. were the main moderates leader. Students, moderates were follows P3 formula: petition, prayer, and protest. P for petition, P for prayer, and P for protest. तो यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जो मॉडरेट्स लीडर है ये अनुनय, विनय, प्रार्थना और शांति तरीके से विरोध प्रदर्शन के पक्षधर में हैं। ये अपने किसी हालांकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वगैरह में हम देखते हैं कि ये पुरजोर विरोध भी करते हैं, लेकिन वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए ही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके अनुनय, विनय और प्रार्थना की वजह से मॉडरेट्स फेज उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हालांकि वो एक काम जरूर सक्सेसफुली वो करते हैं, इंडियंस को यूनाइट करने में, भारतीयों को संगठित करने में, उनके बीच एकता स्थापित करने में ये सफल होते हैं, जिसका उपयोग आगे चल करके गांधी जी ने अपने आंदोलनों में किया है। और ये इन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है, जिसको आगे चल करके पॉलिटिकल लीडर्स यूज करते हैं। Now we'll start the extremist phase of Indian National Congress, which start from 1905 with partition of Bengal under the viceroyship of Lord Curzon. Students, एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत होती है हम मानते हैं इतिहास में 1905 से, जब बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के बारे में पहले के भी सारे वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा बताते आई हूँ। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, बंगाल वाज टू लार्ज टू एडमिनिस्ट्रेट, बट
द एक्चुअल रीजन वाज डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि बंगाल इतना बड़ा है कि हम उस पर सुचारू रूप से शासन नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बट एक्चुअल रीजन था कि वो हिंदू और मुस्लिम को बांट देना चाह रहे थे। ईस्टर्न पार्ट में हम देखते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जो आज बांग्लादेश है, और वेस्टर्न पार्ट जो है वो हिंदू इलाका है, वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की है, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो स्टूडेंट्स, इस बंगाल विभाजन का पूरे देश में विरोध होता है, यह एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर भी जो कांग्रेस के मॉडरेट्स लीडर हैं वही अपना P3 फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि हम पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट के थ्रू ही हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसी बात पर एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है उनके बीच मतभेद होता है। वो चाहते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर कि हम इसको एक आधार मान करके इसी बंगाल विभाजन को पूरे देश में एक उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन, उग्र राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात करें। तो स्टूडेंट्स, 1905 में हम पहली बार देखते हैं कि कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगते हैं, लोग दो गुटों में बंटना शुरू हो जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। फिर 1906 में क्या होता है, कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है कांग्रेस का, और पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज इज द गोल अपना मेन उद्देश्य बताया। और उसके बाद 1907 का होता है सूरत सेशन, जिसमें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्टों में। वजह क्या थी, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और जो मॉडरेट्स लीडर हैं वो रास बिहारी बोस को अपना प्रेसिडेंट, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो चूंकि कांग्रेस में मॉडरेट्स लीडर ज्यादा हैं, तो बहुमत के आधार पर रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, जिससे एक्सट्रीमिस्ट नाराज हो जाते हैं और वो इस सेशन का विरोध करते हैं, और शोर शराबे के बीच ये सेशन खत्म हो जाता है और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो फेज में डिवाइड हो जाते हैं। तो आगे चलकर हम जब देखते हैं कि 1917 में, यानी 8 साल के बाद, 18 इयर्स के बाद, लखनऊ पैक्ट में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का विलय हो जाता है एक राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने के लिए। मेन एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर हैं हमारे, वो हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म भी कहा जाता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस तरीकों के नारों को देकर के इन्होंने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। मराठा, केसरी, ये सब इनके न्यूज़पेपर थे जिनके थ्रू ये अपने लेखों के द्वारा ये आंदोलन को गति प्रदान करते थे। बिपिन चंद्र पाल, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है। लाला लाजपत राय, आल्सो कॉल्ड पंजाब केसरी एंड शेरे पंजाब, इनकी एक न्यूज़पेपर आती थी पंजाबी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि सूरत अधिवेशन में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, इनका विभाजन हो जाता है, और जैसे ही सूरत विघटन होता है वैसे ही जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं बाल लाल पाल और भी जो मेन मुख्य एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या होता है कि इनके जो अंदर युवा आंदोलनकारी नेता थे, जो नए युवा आंदोलनकारी नेता उभर कर आ रहे थे, वो लीडरशिप के अभाव में हथियार उठा लेते हैं और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं, जन्म देते हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एक्सट्रीमिस्ट फेज की ही देन है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।